मैंने वो केबिन किराए पर लिया क्योंकि मुझे शांति चाहिए थी। ब्रेकअप के बाद शांति एकमात्र ऐसी चीज लग रही थी जो मुझे ठीक कर सकती थी। न दोस्तों का कोई हालचाल पूछना, न शहर का शोर और ना ही मेरे अपार्टमेंट के हर कोने में उसकी याद दिलाने वाली कोई चीज। मेरे पास बस बर्फ, पेड़ और अपना मन शांत करने के लिए खुद के साथ बिताने के लिए एक हफ्ता था। लिस्टिंग में सेल फोन सर्विस की कमी और सर्दियों के मुश्किल मौसम के बारे में चेतावनी दी गई थी, लेकिन मैंने उसका स्वागत किया। मैंने खुद से कहा कि अगर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो गया तो मैं जल्दी वहां से निकल जाऊंगी। बर्फ उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से पड़ने लगी। दूसरी रात तक जिस सड़क से मैं वहां पहुंची थी वो पूरी तरह से बर्फ में दब चुकी थी। अगली सुबह जब मैं जागी तो केबिन के बाहर की दुनिया पूरी तरह से बंद और सील की हुई लग रही थी। बरामदे की सीढ़ियों पर बर्फ की मोटी परत जम गई थी और पेड़ उसके वजन से झुक गए थे। मेरे फोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा था। रेडियो में बस घड़घड़ाहट की आवाज आ रही थी, लेकिन उससे कोई काम की जानकारी नहीं मिली। मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन मैंने खुद से कहा कि मैं इसी चीज के लिए तो यहाँ आई थी। अचानक मेरी नजर एक स्नोमैन पर पड़ी। वो पेड़ों की कतार के पास खड़ा था, इतनी दूर कि मैं उसे लगभग देख नहीं पाई। वो लंबा और बेढंगा था, उसे बहुत ही कच्चे तरीके से बनाया गया था। न कोई चेहरा, न कोई सजावट, बस बर्फ का ढेर, ऊबड़ खाबड़ और अजीब सा। जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा परेशान किया वो थी उसकी जगह। लोग स्नोमैन बनाने के लिए बर्फ को केबिन से इतनी दूर तक घसीट कर नहीं ले जाते। मैंने उसके आसपास की जमीन को ध्यान से देखा। वहां पैरों के कोई निशान नहीं थे, कोई पगडंडी नहीं थी, बर्फ पर किसी भी चीज का कोई निशान नहीं था। मैंने इस बात को हंसी में उड़ा दिया और खुद को समझाया कि मेरे आने से पहले ही वो स्नोमैन वहां मौजूद था और बर्फबारी की वजह से उसके पैरों के निशान बस ढक गए। फिर भी नाश्ता बनाते समय मैं बार बार उसकी तरफ देखती रही। उस स्नोमैन में कुछ ऐसा था जो जानबूझकर किया गया सा लग रहा था, जैसे उसे वहां इसलिए रखा गया हो ताकि उसे कोई देख सके। उस रात ठीक आधी रात के बाद मुझे किसी चीज के खटखटाने की आवाज सुनाई दी। शुरू में वो आवाज बहुत धीमी थी, लगभग हल्की सी, खट खट खट। मैं बिस्तर पर उठकर बैठ गई। दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी और मैं अंधेरी खिड़की को घूरे जा रही थी। जैसे जैसे वहां हवा तेज होती गई, बर्फ खिड़की के शीशे से टकराने लगी। मैंने खुद को समझाया कि आवाज बस उसी की है, पेड़ों से, डालियों की, बर्फ के टुकड़ों की। अकेले होने की वजह से मेरा मन तरह तरह के वहम पाल रहा था। खटखटाने की आवाज बंद हो गई। मैं उस रात ठीक से सो नहीं पाई। अगली सुबह वो स्नोमैन और भी ज्यादा करीब आ चुका था। अब वो पेड़ों और केबिन के ठीक बीच में खड़ा था। उसने जितनी दूरी तय की थी उसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। मैंने अपने बूट पहने और बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कुछ दूरी से उसके चारों ओर घूमी, मेरी सांसों से हवा में भाप सी बन गई। उसके आसपास की बर्फ अभी भी एकदम साफ सुथरी थी। हलचल का कोई निशान नहीं, कोई पगडंडी नहीं, बस एक चिकनी सफेद जमीन जो सीधे उसके पास तक जाती थी। इतनी बेजान चीज से डरने पर मुझे खुद पर बेवकूफी महसूस हुई। उस रात फिर से खटखटाने की आवाज आई। इस बार आवाज ज्यादा जोरदार थी, ज्यादा जानबूझकर की गई। वो एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक गया, धीरे धीरे और एक तय तरीके से, जैसे कोई केबिन के चारों ओर घूम रहा हो। मैं अपनी रजाई के नीचे जम सी गई, मुश्किल से सांस ले पा रही थी। जब तक कि वो आवाज बंद नहीं हुई मैंने बाहर झांक कर नहीं देखा। तीसरे दिन वो स्नोमैन ठीक बरामदे के पार खड़ा था। मैं उसे सामने वाली खिड़की से साफ साफ देख सकती थी। अब उसका आकार ज्यादा साफ और कसा हुआ लग रहा था। मैंने उसके बीच के हिस्से के पास कुछ गहरा रंग देखा, जैसे बर्फ की सतह के नीचे कोई परछाई फंस गई हो। मैंने फिर से मदद के लिए फोन करने की कोशिश की, लेकिन मेरा फोन बेकार साबित हुआ। रेडियो से भी बस घरघराहट की आवाज आई। आखिरकार डर पर गुस्सा हावी हो गया। मैंने बरामदे से फावड़ा उठाया और स्नोमैन की तरफ बढ़ चली। बर्फ पर मेरे बूटों की जोरदार चरचराहट गूंज रही थी। मैंने फावड़ा ऊपर उठाया और पूरी ताकत से नीचे मारा, जिससे स्नोमैन का ऊपरी हिस्सा दो टुकड़ों में बट गया। बर्फ के टुकड़े नीचे गिरे और उनके बीच से कोई चीज लुढ़क कर जमीन पर गिरी। एक स्कार्फ। वो बर्फ की वजह से एकदम कड़ा हो गया था और उस पर धुंधली सी लाल धारियां बनी थी। मैं उसकी बनावट को तुरंत पहचान गई, क्योंकि मेरे पास भी ठीक वैसे ही एक स्कार्फ था। उसके नीचे से एक दस्ताना नीचे गिरा। उसकी उंगलियां मुड़ी हुई थी, जैसे वो उसी हालत में जम गई हूं। जब मैंने दोबारा फावड़ा मारा तो काले बालों के कुछ गुच्छे बाहर निकले। वो आपस में उलझे हुए थे। मैंने फावड़ा नीचे गिरा दिया और पीछे हट गई। मेरे गले तक उल्टी आ गई। ये कोई सजावट वाली चीजें नहीं थी, ये किसी की निजी चीजें थी। मैं भागकर वापस केबिन में गई और दरवाजा अंदर से बंद किया। मैं इतनी बुरी तरह कांप रही थी कि मुश्किल से फोन पकड़ पाई। उस रात मैंने बेडरूम के दरवाजे के आगे फर्नीचर खिसका कर रख दिया और सारी लाइटें जला कर रखी। मैंने खुद से कहा कि सुबह जरूर होगी और फिर चाहे सड़क का हाल कैसा भी क्यों ना हो, मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। ठीक रात के 12:16 पर फिर से खटखटाने की आवाज आने लगी। इस बार वो आवाज ठीक मेरे बेडरूम की खिड़की के बाहर से आ रही थी।
मैंने धीरे धीरे अपना सर घुमाया। मेरे शरीर का हर नस खिंचकर चीख रही थी कि मैं उस तरफ ना देखूं। पर्दा हल्का सा हिला, जैसे किसी भारी चीज ने उसे छू दिया हो। खटखटाने की आवाज आती रही, अब हल्की आहट से, और हर दस्तक सोच समझ कर दी गई। जब आखिरकार मैंने खुद को देखने के लिए मजबूर किया तो मैंने उसे देख लिया। कान से बस कुछ इंच की दूरी पर एक दूसरा स्नोमैन खड़ा था। ये वाला छोटा था, बहुत कसकर जमा हुआ था और उसकी सतह ज्यादा चिकनी थी। उसकी छाती पर बालों का एक जमा हुआ गुच्छा चिपका था, जिसे इस तरह लगाया गया था मानो उसे दिखाने के लिए रखा गया हो। मैं चीख पड़ी और दीवार से टिक कर नीचे गिर गई। मैं तब तक रोती रही जब तक मेरा गला दुखने नहीं लगा। सुबह होने तक वो खटखटाहट बंद नहीं हुई। जब आखिरकार आसमान में रोशनी फैली तो मैं वहां से निकल गई। मैंने जबरदस्ती अपनी कार को बर्फ के बीच से निकाला जब तक कि उसके टायर नीचे सड़क पर नहीं आ गए। मैं तब तक गाड़ी चलाती रही जब तक मैं शहर नहीं पहुंच गई, और वहां पहुंचकर जो पहला कैफे मुझे दिखा, मैं उसी में जाकर बेसुध सी गिर पड़ी। 3 दिन बाद मैंने इसके बारे में पता लगाया। पिछली सर्दियों में उस केबिन के पास से एक महिला लापता हो गई थी। उसे आखिरी बार अपने ब्रेकअप के बाद अकेले गाड़ी चलाते हुए उस तरफ जाते देखा गया था। खोज करने वाली टीमों को उसकी लाश कभी नहीं मिली, उन्हें उसके कपड़े भी कभी नहीं मिले। मैं आज भी उस दूसरे स्नोमैन के बारे में सोचती हूँ। क्या ये उसके हत्यारे की तरफ से कोई इशारा हो सकता है कि वो हर पल मुझ पर नजर रख रहा है? मैं 2 हफ्तों से नशे से दूर थी। ज्यादातर लोगों को ये कोई बड़ी बात नहीं लगी, लेकिन मेरे लिए ऐसा था जैसे मैं खुली नसों के साथ घूम रही हूँ। हर आवाज बहुत तेज लगती थी, हर सोच बहुत तीखी। मेरी थेरेपिस्ट मुझे बार बार कहती थी कि नशे की तलब से निपटने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि जब तक ये गुजर ना जाए तब तक अपने मन को किसी और चीज में लगा लूं। उसने मुझसे कहा कि जब भी तलब बहुत ज्यादा हो तो मैं टहलने चली जाऊं या कोई और काम कर लूं। उस रात अपने अपार्टमेंट के अंदर रहना बाहर की ठंड से भी ज्यादा बुरा लग रहा था। मैंने हुडी, दस्ताने और स्नो बूट्स पहनकर खुद को अच्छे से ढक लिया और फिर सड़क पर निकल गई। आस पड़ोस में एकदम सन्नाटा पसरा था, ऐसा सन्नाटा जो सिर्फ देर रात को होता है जब बर्फ आवाजों को अपने अंदर निकलने लगती है। हवा मेरे फेफड़ों में इस तरह चुभ रही थी कि उसमें एक अजीब सा सुकून था। कुछ ही मिनटों में मेरे हाथों की थरथराहट रुक गई और मेरा विचार शांत होने लगे। पूरे दिन में पहली बार मुझे लगा कि मैं फिर से खुलकर सांस ले पा रही हूँ। टहलते हुए लगभग 5 मिनट ही बीते थे कि हल्की हल्की बर्फ गिरने लगी। बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े धीरे धीरे नीचे गिर रहे थे, जो फुटपाथ और मेरी आस्तीनों पर चिपक रहे थे। मैंने वापस लौटने का सोचा, लेकिन मैं आगे बढ़ती रही। मैंने खुद से कहा कि मुझे बर्फ से डर नहीं लगता। मैं अपने मन में बार बार दोहराती रही कि अब कोई भी चीज मुझे डरा नहीं सकती है। टहलते हुए 10 मिनट हो चुके थे जब मैं सिगरेट जलाने के लिए एक स्ट्रीट लाइट के नीचे रुकी। मैंने लाइटर जलाया, उसे सिगरेट के पास ले गई। बस सिगरेट जलने ही वाली थी कि तभी किसी के पागलों जैसी हंसी की आवाज सुनकर मैं चौंक गई। शुरुआत में वो आवाज दूर से आ रही थी। खाली सड़क पर उसकी हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। वो बहुत तेज नहीं थी, बस इतनी थी कि मैं रुक जाऊं। मैंने चारों ओर देखा, ये उम्मीद करते हुए कि शायद कोई आसपास दिखे, शायद कोई जोड़ा टहल रहा हो या कोई शराबी अपने घर जा रहा हो, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। हंसी की आवाज फिर से आई, अटपटी और सांस के साथ घुली हुई, जैसे कोई छोटी छोटी सांसों के बीच जबरदस्ती हंसने की कोशिश कर रहा हो। मैंने खुद से कहा कि ऐसा मेरे घबराए हुए मन का वहम है। मैंने उस आवाज को नजरअंदाज किया और फिर से चलने लगी, इस बार थोड़ी तेज रफ्तार से। तभी मेरी बाईं ओर एक स्ट्रीट लाइट के नीचे मुझे कुछ हलचल दिखाई थी। बर्फ से ढकी जमीन पर कुछ हिलता हुआ सा दिखा। दूर से दिखने पर वो नजारा काफी चंचल सा लग रहा था। मैंने आंखें सिकुड़कर ध्यान से देखा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि वो आखिर है क्या। मैंने अपना फोन निकाला और जूम करके देखा। वहां एक आदमी खड़ा था। वो गंजा था, उसके सर पर कुछ भी नहीं था और उसने अपने बदन पर पतले पजामे के अलावा कुछ भी नहीं पहना था। वो जमी हुई जमीन पर बिल्कुल सीधे लेटा था, अपने हाथ पैर आगे पीछे हिला रहा था और बर्फ पर स्नो एंजल्स बना रहा था। उसकी हंसी बिल्कुल वैसी थी जैसी आवाज मैं सुन रही थी। वो तेज तेज ठहाकों के रूप में आती थी, जिसके बाद सांस लेने में घबराहट हो रही थी। सबसे ज्यादा जिस बात ने मेरा ध्यान खींचा वो ये थी कि वो कांप नहीं रहा था। ठंड की वजह से उसकी त्वचा लाल हो गई थी, लेकिन वो काफी आरामदायक लग रहा था। मेरे शरीर की हर नस मुझे वहां से चले जाने को कह रही थी। मैं नहीं चाहती थी कि उसे पता चले कि मैंने उसे देख लिया है, इसलिए मैंने चुपचाप वहां से गुजरने की कोशिश की। अपनी नजरें सामने रखते हुए भी मैं अपनी आंखों के कोने से उसे देख रही थी। मैंने हर कदम बहुत सावधानी से रखा। मेरे 5वें कदम पर मेरे बूट के नीचे बर्फ जोर से चरमराई। हंसी तुरंत रुक गई। वो आदमी एकदम शांत हो गया। उसकी बाहें फैली हुई थी और वो ऊपर आसमान की ओर घूर रहा था। मैं जहां खड़ी थी वहीं जम गई। 10 सेकंड बीत गए, शायद उससे भी ज्यादा। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे यकीन था कि वो उसकी धड़कन सुन सकता है। हम दोनों कुछ सेकंड तक मूर्ति की तरह खड़े रहे। फिर वो फिर से हिलने डुलने लगा और हंसने लगा और एक और स्नो एंजल बनाने में जुट गया।
मैंने कांपती हुई सांसें छोड़ी और आगे बढ़ने लगी। मैं अभी कुछ ही कदम चली थी कि सड़क पर अजीब सी खामोशी छा गई। उसकी हंसी की आवाज़ गायब हो गई थी। फिर से मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो आदमी अब बैठा हुआ था। उसके पैर आड़े तिरछे मुड़े हुए थे और वो सीधे मेरी तरफ घूर रहा था। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और पलकें नहीं झपका रहा था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान खिंची हुई थी जो बहुत ज्यादा फैली हुई लग रही थी। तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें पहले नहीं देखा था? उसने शांत लहजे में पूछा। कुछ देर तक हमारी नजरें एक दूसरे से मिली रही और फिर मैं भागने लगी। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं चिल्लाई भी नहीं। मैं तब तक भागती रही जब तक मेरे शरीर में भागने की जरा भी हिम्मत बाकी नहीं रह गई। मेरे पीछे मुझे बर्फ पर उसके नंगे पैरों की थपथपाहट सुनाई दी। उसकी हंसी मेरा पीछा कर रही थी। अब वो और भी ज्यादा तेज थी और उसमें एक अजीब सी खुशी भरी थी। मैं जंगल के अंदर घुस गई और एक घनी झाड़ी के पीछे छिप गई। मैंने अपने शरीर को बर्फ में पूरी तरह से दबा लिया। मैंने अपने होठ को कसकर खींचा और खुद को बिल्कुल भी ना हिलने के लिए मजबूर किया। मेरे दांत बेकाबू होकर किटकिटा रहे थे और मुझे अपने दस्ताने से अपना मुंह ढकना पड़ा। कुछ ही देर बाद वो भी जंगल में घुस आया। मैंने उसे धीरे धीरे चलते हुए सुना। वो जानबूझकर अपने पैरों को घसीटते हुए चल रहा था। ढूंढते हुए वो बातें भी कर रहा था। उसकी आवाज पेड़ों के बीच गूंज रही थी। ऐसा लगा कि वो पूरी तरह से बेफिक्र हो। उसने मुझसे कहा कि मैं छिपू नहीं। उसने कहा कि वो नकली एंजल्स बनाते बनाते उब चुका है। उसने कहा कि अब वो असली एंजल बनाना चाहता है। वो मुझे ठीक ठीक बता रहा था कि जब वो मुझे ढूंढ लेगा तब वो मेरे साथ क्या करने वाला है। वो इस तरह से अपना प्लान बता रहा था जैसे कोई इंसान किसी ऐसे काम के बारे में बात कर रहा हो जिसे उसने पहले ट्राई किया हो। मैं वहाँ 1 घंटे तक छिप रही। आखिरकार उसके पैरों की आहट धीमी पड़ गई और जंगल में फिर से खामोशी छा गई। मैं तब तक नहीं हिली जब तक मेरे पैर पूरी तरह सुन्न नहीं हो गए। अब आखिरकार मैं घर पहुंची तो मैंने दरवाजा बंद किया और सुबह तक जमीन पर बैठी रही। उस रात के बाद जब भी बर्फबारी हुई मैं फिर कभी बाहर नहीं निकली। और फिर 2 हफ्ते बाद मेरी पड़ोसी ने मेरा दरवाजा खटखटाया। उसने पूछा कि क्या मैंने जंगल में मिली एक लाश के बारे में सुना। वो एक लड़की की लाश थी जो पास के ही एक बार में देर रात तक काम करती थी। अचानक मेरी पड़ोसी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही उस आदमी का चेहरा मेरी आंखों के सामने आया। उसने बताया कि पुलिस ने इसे अब तक देखे गए सबसे ज्यादा परेशान करने वाले दृश्यों में से एक बताया था। किसी ने बड़ी सावधानी से उस लड़की की पीठ की चमड़ी को काटा था, उसे बाहर की ओर फैला दिया और फिर उसे एक पेड़ पर टांग दिया, बिल्कुल पंखों जैसे। उसने इसे फरिश्ता कहा। तभी मुझे एहसास हुआ कि बर्फ में मिला हुआ आदमी उस रात सिर्फ खेल नहीं रहा था, वो तो बस वहां प्रैक्टिस कर रहा था। मुझे उस जगह का सर्वे करने के लिए रखा गया था क्योंकि कोई और उसे करना नहीं चाहता था। वो जमीन शहर से कई मील दूर थी, एक अंडर डेवलप्ड इंडस्ट्रियल जगह जो कभी भी किसी काम की चीज में तब्दील नहीं हुई। उसमें सिर्फ जमे हुए खेत, आधी टूटी हुई बाड़ें और पेड़ों और बर्फ के नीचे दबे कंक्रीट के चबूतरे थे। ये उस तरह की जगह थी जैसे बिल्डर्स भूल चुके थे। मैं 39 साल का था, एक कॉन्ट्रैक्ट सर्वे करने वाला, और मुझे अकेले काम करने की आदत थी। वो दिन आम होना चाहिए था। मैंने नाप लेने, सीमाएं मार्क करने और मौसम बदलने से पहले निकल जाने की प्लानिंग की। लेकिन मेरे काम खत्म होने से पहले ही स्नोफॉल शुरू हो गई। पहले तो ये ऐसी बर्फ थी जिसे महसूस करना मुश्किल था। पतले पतले बर्फ के टुकड़े हवा में इधर उधर उड़ रहे थे। समय के साथ हवा तेज होती गई और आसमान गायब होने लगा। 1 घंटे के अंदर आसमान पूरी तरह से गायब हो गया। जमीन और आसमान एक ही धुंधले सफेद रंग में मिल गए थे और आवाज सुनाई देना बंद हो गई थी। यहाँ तक कि मेरे अपने कदमों की आवाज भी अब धीमी लगने लगी थी, मानो मैं किसी मोटे गड्ढे पर चल रहा हूँ। मैंने अपना GPS चेक किया जो अभी भी काम कर रहा था, लेकिन ठीक से नहीं चल पा रहा था। तभी मेरी नज़र पैरों के निशानों पर पड़ी। वो मेरे रास्ते को तिरछे कोण पर काट रहे थे, हल्के लेकिन जानबूझकर बनाए गए। वो ना तो जल्दबाजी में थे और ना ही बिना वजह के। हर कदम एक जैसी दूरी पर था और इतना गहरा दबा हुआ था कि वजन का आइडिया हो, लेकिन जल्दबाजी नहीं। जिसने भी उन्हें बनाया था वो धीरे धीरे और सावधानी से चल रहा था, एनर्जी बचा रहा था। मैं वहां जरूरत से ज्यादा देर तक खड़ा रहा, उन्हें देखता रहा, जबकि हवा ने मेरे आसपास की आवाज को मिटा दिया था। मैंने लगभग 20 गज तक उन पैरों के निशानों का पीछा किया। वो अचानक खत्म हो गए। ताजी बर्फ ने उन्हें पूरी तरह से ढक दिया था। कोई मोड़ नहीं, कोई हलचल नहीं और इस बात का कोई सिग्नल नहीं कि वो कहाँ गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंसान गायब हो गया हो। मेरा सीना कस गया, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि बर्फ और हवा निशानों को जल्दी मिटा सकती है। मैंने खुद को काम जारी रखने के लिए मजबूर किया। विजिबिलिटी लगातार कम होती जा रही थी। जल्द ही मैं अपने आगे
सिर्फ 10 फीट ही देख पा रहा था, फिर 5। बर्फ का घना कोहरा इतना घना हो गया कि गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल हो गया, जैसे किसी खाली दीवार के अंदर चलना हो। मैं प्लान से पहले ही अपनी ट्रक की ओर लौट गया। एक ऐसी बेचैनी महसूस कर रहा था जिसे मैं समझा नहीं सकता था। मुझे एक परछाई दिखाई दी जो किसी आदमी जैसी लग रही थी। मैं फौरन वहीं रुक गया। वो परछाई खड़ी रही और बर्फ उसके आर पार गिरती रही। इससे मुझे यकीन हो गया कि वो असली है। जब मैंने अपनी जगह थोड़ी सी बदली तो उस परछाई ने भी अपनी जगह बदल ली और मुझसे दूरी बनाए रखी। मुझे एहसास हुआ कि वो मुझे ही देख रहा है। जैसे जैसे दूरी कम हुई चीजें साफ दिखने लगी। वो आदमी लंबा था लेकिन ठंड की वजह से थोड़ा झुका हुआ था। उसने जानवरों की खाल की कई परतें पहनी हुई थी, जिनके साथ उसने इंडस्ट्रियल इंसुलेशन के टुकड़े भी मिलाए हुए थे, जिनमें गुलाबी रंग का फाइबर ग्लास और चांदी जैसे चमक वाला फोम भी शामिल था। ये सब कुछ तारों और डोरियों से एक साथ सिला हुआ था। उसके कपड़े ना तो किसी नाटक के लिए थे और ना ही सजावटी। वो पूरी तरह से काम के थे और किसी ऐसे इंसान ने उन्हें बड़ी समझदारी से बनाया था जो अच्छी तरह समझता था कि ठंड में बिना कपड़ों के रहना कितना जानलेवा होगा। उसका चेहरा खुला हुआ था, उसकी स्किन पीली पड़ गई थी और खराब हो गई थी। उसके होंठ ठंड से बुरी तरह फट गए थे और उन पर घावों के निशान थे। उसके दांत बाहर थे। उसने ना तो कोई नकाब पहना और ना ही उसके पास कोई हथियार था। हथियारों का ना होना मुझे किसी भी दूसरी चीज से ज्यादा डरा रहा था। मैं मुड़ा और अपने ट्रक की तरफ चल दिया। वो ना तो जल्दबाजी में भागा और ना ही सीधे सीधे मेरे पीछे आया। इसके बजाय उसने अपनी जगह बदल ली। जब भी मैं अपनी साइड बदलता तो मुझे वो फिर से दिखाई दे जाता और हर बार वो पहले से थोड़ा ज्यादा करीब होता। उसने बर्फबारी को अपनी आड़ बनाया और मुझे आगे बढ़ने दिया। एक जगह आकर वो बोला, यहाँ बाहर तुम्हें किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देगी, उसने कहा। उसकी आवाज एकदम फ्लैट और सूखी थी। वो सुनने में बहुत शांत लग रही थी, मानो वो कोई धमकी नहीं दे रहा हो बल्कि बस एक सीधी सादी बात बता रहा हो। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। जब मैं अपने ट्रक तक पहुंचा तो मेरे हाथ इतनी बुरी तरह कांप रहे थे कि चाबियां 2 बार मेरे हाथों से छूटकर गिर गई। मैं ट्रक के अंदर चढ़ा और दरवाजा जोर से बंद किया। मैंने चाबी घुमाई लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। डैशबोर्ड की लाइटें एक पल के लिए टिमटिमाई और फिर बुझ गई। मैंने दोबारा कोशिश की लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मैं ट्रक से बाहर निकला और बोनट खोला। ईंधन की नली को बहुत सफाई से काट दिया गया था। वो ना तो फटी थी और ना ही ठंड से जम गई थी। उसे जानबूझकर काटा गया था। मुझे अपने पीछे हवा में कुछ हलचल महसूस हुई। वो अब और भी ज्यादा करीब था, इतना करीब कि मैं उसके कपड़ों की सिलाई और उसकी दाढ़ी पर जमी हुई बर्फ को साफ साफ देख सकता था। मुझे उसकी गंध भी आ रही थी जिससे मुझे हैरानी हुई। उस गंध में पुराने कपड़े, ठंडी धातु और इन सबके नीचे छिपी किसी हल्की सी मीठी और सड़ी हुई चीज की मिलीजुली महक थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ा उसने बर्फ के नीचे से कोई चीज घसीटी। मैं उसे साफ साफ देख नहीं पाया लेकिन वो किसी केबल के टुकड़ा या कबाड़ खींचने के लिए इस्तेमाल होने वाला कोई औजार लग रहा था। वो फिर से जल्दी में नहीं था। उसे जल्दी करने की जरूरत नहीं थी। तभी मुझे समझ आया कि वो क्या कर रहा था। वो मेरा शिकार कर रहा था। मैं वहां उसका इंतजार नहीं कर सकता था कि वो मुझ तक पहुंचे। मैंने ट्रक छोड़ दिया और आंखें मूंद कर उस घने कोहरे और बर्फबारी में आगे बढ़ा। मेरा जीपीएस काम करना बंद कर चुका था और कुछ ही मिनटों में मुझे दिशा का भी कोई अंदाजा नहीं था। मुझे पता था कि तेजी से चलना खतरनाक होगा लेकिन घबराहट मुझ पर हावी थी। मेरे फेफड़ों में जलन होने लगी, मेरे पैर सुन पड़ गए और मेरे विचार बिखर गए। जब भी मैं अपनी स्पीड कम करता तो देखता कि वो थोड़ी ही दूरी पर खड़ा है और बड़े सब्र से मेरा इंतजार कर रहा है। जब मैं खेतों से गुजर रहा था तो मैंने कुछ निशान देखे। वहां जमीन में गहरे गड्ढे खुदे हुए थे जो बर्फ से ढके थे और इस तरह बनाए गए थे कि हवा को रोक सके। जमीन में खाने के रैपर जमे थे। मैंने बर्फ में कुछ जूते सीधे खड़े देखे जिनके अंदर कोई पैर नहीं था। वहां ना तो कोई खून था और ना ही किसी मुसीबत का कोई निशान। मुझे याद नहीं कि उस रात मैंने कितनी दूरी तय की। आखिरकार जब बर्फबारी थोड़ी कम हुई तो मैं एक सर्विस रोड के पास गिर पड़ा। बर्फ हटाने वाली मशीन के एक ड्राइवर ने मुझे लगभग बेहोशी की हालत में पाया। मेरे होंठ नीले पड़ चुके थे और मैं कुछ भी मतलब सा बड़बड़ा रहा था। मेरी आंखें हॉस्पिटल में खुली। मेरी उंगलियां ठंड से सुन पड़ चुकी थी और डॉक्टर मुझे बता रहा था कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ कि जिंदा हूँ। मैंने अधिकारियों को इस बारे में बताया जिन्होंने बाद में उस जगह की जांच की। उन्हें वहाँ कुछ भी काम का नहीं मिला। बर्फ ने हर निशान, हर ट्रैक और वहाँ किसी के रहने के हर सबूत को मिटा दिया। उन्होंने मुझसे कहा कि शरीर का तापमान बहुत ज़्यादा गिर जाने की वजह से कन्फ्यूजन और हेलुसिनेशन होगा। उन्होंने ये भी कहा कि हो सकता है कि वो पैरों के निशान मेरे ही हों और उस रात असल में वहाँ कोई आदमी हो ही नहीं। लेकिन मुझे पता है कि मैंने क्या देखा था। मुझे आज भी सपने में वही खुली हुई मुस्कान दिखाई देती है जो गिरती हुई बर्फ के बीच से झोंक रही होती है।
वो कोई शिकारी नहीं था, वो कोई ऐसा इंसान था जो सर्दियों को इतनी अच्छी तरह समझता था कि उसने सर्दियों को ही अपना काम पूरा करने दिया।